नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और आज हम बात करेंगे सिंहस्थ को लेकर। महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था और आधुनिकता के मेल का प्रतीक बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में उज्जैन शहर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक विरासत का बेहतरीन उदाहरण पेश करने की ओर अग्रसर है और यही वजह है कि महाकाल की नगरी उज्जैन में 3 साल बाद होने वाले सिंहस्थ के लिए अभी से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि सिंहस्थ 2028 तक उज्जैन न केवल आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित होगा बल्कि ट्रैफिक, सड़कें, सुरक्षा और जन सुविधाओं के लिहाज से एक आदर्श मॉडल भी बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि यहां आने वाला हर श्रद्धालु सुविधाजनक यात्रा अनुभव ले जाए। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि उज्जैन के सभी धार्मिक स्थलों को देवलोक की थीम पर विकसित किया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को आस्था के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाएं भी मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उज्जैन सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर समय समय पर समीक्षा बैठक भी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि उज्जैन में हर 12 साल में होने वाला एक बड़ा धार्मिक मेला है सिंहस्थ, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश भर से आते हैं। ये सिर्फ पूजा पाठ का आयोजन नहीं बल्कि उज्जैन की पहचान और आस्था का प्रतीक भी है। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन को सिंहस्थ 2028 के लिए पूरी तरह से नया रूप दिया जा रहा है। शहर में सड़कें, ब्रिज, धार्मिक स्थल और यात्री सुविधाएं बेहतर की जा रही है। 2 नए एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। शिप्रा के तट पर घाटों का निर्माण कराया जा रहा है। सिंहस्थ के अंतर्गत आने वाले 29 किलोमीटर के लंबे घाटों पर सिंहस्थ के दौरान 24 घंटे में लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। वाल्मीकि धाम से सिद्धनाथ तक, शनि मंदिर से गौघाट तक और लाल पुल से रामघाट तक श्रद्धालुओं के लिए शिप्रा नदी में नौकाएं भी संचालित की जाएंगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2028 में शिप्रा नदी प्रवाहमान रहेगी और घाट भी छोटे नहीं पड़ेंगे। योजना को मूर्त रूप देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 29 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट कॉरिडोर, बैराज और स्टॉप डैम का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस बार का सिंहस्थ अलग ही होगा। सरकार को प्रारंभिक तौर पर अनुमान है कि सिंहस्थ में 14 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उज्जैन आ सकते हैं। ऐसे में इनके लिए व्यवस्था करना भी आसान काम नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने अनुमान के आधार पर कुंभ मेले के दौरान कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनको कुंभ के दौरान लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान साधु संतों से भी मुलाकात की थी। वहां पर उन्होंने सिंहस्थ के लिए सुझाव भी मांगे थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंहस्थ को दिव्य और भव्य बनाने के प्रयासों में लगातार जुटे हुए हैं। और घाट बन रहे 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर के घाट कितने बड़े हो गए और कितने लोग स्नान कर पाएंगे आने वाले समय में। तो अब हमारे लिए सड़क से तो हम आएंगे जाएंगे, लेकिन ये नदी माता का भी नौकायन से उपयोग करें। वो सड़क मार्ग से भी जाए, लेकिन उससे आगे जा करके हमने मेट्रो की व्यवस्था भी करी है, जिसके आधार पर इंदौर से भी मेट्रो ट्रेन उज्जैन तक आएगी। जोरदार अभिनंदन करो, ये योजना भी हमने मंजूर की। और पहले के जितने सिंहस्थ हुए उन सब सिंहस्थ और सब कुंभ से सबसे अच्छा कुंभ उज्जैन का होगा। इसलिए इस प्रकार के काम हम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपका भी सबका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। माता बहनें आई हुई, ये अंगारेश्वर महादेव की कृपा है। इधर हमारे बीच मंगलनाथ मुस्कुरा रहे। हमारे लिए तो नदी माता भी, महाराज आपको इतना बताना चाहूंगा, ये हमारी नदी माता खासकर छिपरा की जो धारा दे रही है, ये धारा भी अपने आप भगवान के सारे जो जिसकी जैसी मान्यता है उस रूप से उनको विराजित कर रही है। तो देखिए, सिंहस्थ को भव्य और दिव्य बनाने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। हालांकि अभी 3 साल का समय है, लेकिन तैयारियों में अभी से सरकार जुटी हुई है, क्योंकि आस्था का सैलाब देखने को मिलता है सिंहस्थ में। इस बार संभावना जताई जा रही है कि लगभग 14 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं देश विदेश से, और ऐसे में तैयारियों को मूर्त रूप देने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। चाहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर ले या फिर आध्यात्मिक तौर से अगर हम देखें, साधु संतों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, घाटों पर क्या व्यवस्थाएं हों, इसको लेकर तमाम तैयारियां अभी से सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार निरुक्त भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है निरुक्त जी आपका। इसके साथ ही जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर शैलेश आनंदगिरी महाराज जी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है महाराज जी। महाराज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी सर, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा,
सिंहस्थ का आयोजन हर 12 साल में होता है। अभी 3 साल बचे हुए हैं, लेकिन सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि इस बार जो सिंहस्थ का आयोजन होगा वो दिव्य और भव्य होगा। व्यवस्थाओं की बात करें तो लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। साधु संतों के लिए भी इस बार विशेष व्यवस्थाएं रहेंगी, अलग से जमीन उनको दी जाएगी, इसके साथ ही स्थायी आश्रम भी बनाए जाएंगे। क्या कहेंगे आप, जो व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, वाकई लग रहा है कि कोई परेशानी ना साधु संतों को होगी ना ही श्रद्धालुओं को? देखिए, एक स्पष्ट बात है कि स्थायी शब्द अपने आप में अस्थायी है, हम्म। क्योंकि स्थायी वो होगा जो कि जीवन के अंदर जीवन पर्यंत रहने वाला हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि व्यवस्थाओं के चलते हुए मोहन जी काफी गंभीर है, मुख्यमंत्री जी। किंतु एक बात समझना होगी, किसी भी नगर का परिक्षेत्र का जो विकास होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही विधा के ऊपर नहीं होता है, यानी कि जिसे हम पर्यटन कहते हैं उसकी विधा पे नहीं होता है। उज्जैनी पर्यटन का केंद्र नहीं है, उज्जैनी तीर्थाटन का केंद्र है, उज्जैन देशाटन का केंद्र है। और यदि पर्यटन के केंद्र में इसको विकसित करना है तो आउटस्कर्ट जो होता है, बाहरी परिसीमन होता है, देवास का हो गया, सांवेर का हो गया, मक्सी का हो गया, आगर का हो गया, इनको पर्यटन के रूप में हम विकसित कर सकते हैं। किंतु ये गंभीरता के अंदर कहीं ना कहीं शासकीय अभाव लगता है, उनकी चिंतनशीलता इस दिशा के अंदर मुझे जाती हुई नहीं दिख रही है। अब रही बात सुविधाओं की, क्या सुविधाएं हम तुलना कैसे करें कुंभ की और सिंहस्थ की? प्रयागराज का 58 किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैला हुआ कुंभ क्षेत्र, उसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस यदि करेंगे तो उज्जैनी के साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि उज्जैनी 8-10 किलोमीटर के अंदर होता आया है। अब 28 किलोमीटर का यदि हमने बात करी, अखाड़ा परिषद ने भी हमारे जूना अखाड़ा से भी, कि 28 किलोमीटर तक रामघाट का नामकरण किया जाए। तो याद रखना होगा कि 60-70 दशक के पूर्व एक बार हमारा सिंहस्थ महिदपुर में भी लगा था। एक प्रस्तावना मेरी तौर पे, निजी तौर पे, यह कहेगी कि सिंहस्थ का क्षेत्र नदी के उस पार, यानी नगर के उस पार, जितना ज्यादा हो सके उतना बृहद स्वरूप दिया जाना चाहिए, उसको उतना ज्यादा विस्तार करना चाहिए, ताकि बाहरी क्षेत्र के अंदर नव निर्माण हो, पुराने निर्माणों में तोड़फोड़ न हो। 92 के सिंहस्थ में हमने देखा, 2004 के अंदर देखा, 2016 में हमने देखा। हमारा जो वर्तमान नगर है उसको यदि हम बार बार तोड़ेंगे, बार बार फोड़ेंगे, तो आध्यात्मिक दृष्टि से वास्तु का भी दोष होता है और साथ में जनता को भी असुविधा होती है। तो बड़े सारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं के ऊपर यदि हमसे कोई सलाह मांगी जाएगी, जो अभी तक मांगी नहीं गई है, यदि मांगी जाएगी तो हम प्रत्यक्ष रूप से देंगे कि किस तरीके से हम किसी भी परिसीमन को विस्तार कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। ठीक है महाराज जी, मेरा ये सवाल आपसे रहेगा, प्रयागराज में हमने देखा था जब महाकुंभ लगा था तो मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई थी। जो साधु संत वहां पर मौजूद थे उनसे कुछ सुझाव भी मांगे गए थे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बताएं कि साधु संत एक वृहद संप्रदाय है। उस वृहद संप्रदाय में हर एक व्यक्ति की अपनी निहित, जिसे कह सकते हैं कि ऊर्जा है, अपना निहित उद्देश्य है। उन्होंने जब दर्शन किए वहां पर आए, हम सब उनको कुछ न कुछ सलाह देते दिखे, किंतु उसी प्रयागराज के अंदर भगदड़ भी मची, उसी प्रयागराज के अंदर नदी के अंदर गंदगी भी पाई गई, उसी प्रयागराज के अंदर फुटफॉल का, ट्रैफिक मैनेजमेंट का दोष भी सामने आया। तो मेरा नगर है, हम सबका अपना एक धार्मिक उत्सव है, उसको सुचारू रूप से कैसे किया जाए, इस हेतु हमें हमारे परिसीमन का विस्तार बेहद आवश्यक है, अन्यथा हमारे लिए चुनौतियां बहुत विकट रहेंगी, यही मैं कहूँगा। ठीक है निरुक्त जी, क्या कहेंगे आप? भव्य और दिव्य रूप देने का काम तो सरकार कर रही है, लेकिन चुनौतियां बहुत हो सकती हैं। खुद आपने सुना शैलेश महाराज जी जो बात आप कर रहे हैं, इस बात से आप इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि जब करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, व्यवस्थाएं भले ही सरकार करती है, लेकिन धरातल पर हम देखते हैं कई बार व्यवस्थाएं होने के बाद भी जो स्थिति निर्मित हो जाती है उसको कैसे कंट्रोल करेगी सरकार? सरकार अपने तय हमेशा व्यवस्था करती। तो जैसा कि परम पूज्य महाराज जी ने कहा अभी, वो काफी अनुभवी हैं, उनको हरिद्वार का और प्रयागराज का, नासिक का काफी अनुभव है, और पत्रकार के रूप में हमारे को भी काफी अनुभव होता जा रहा है अब। तो ऐसा लगता है कि इस बार जो सिंहस्थ है वो सरकार अपने स्तर पर, पूरे युद्ध स्तर पर प्रयास करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि भोपाल केंद्रित व्यवस्थाएं इस बार हो रही हैं। उज्जैन में या उज्जैन के साधु संतों को या उज्जैन के अनुभवी अधिकारियों को या पूर्व जनप्रतिनिधियों को या जो स्टेक होल्डर्स हैं
उन लोगों को एक्चुअल में क्या है कि सरकार का काम व्यवस्था बनाना है, लेकिन सिंहस्थ का जो मेजबान है वो तो उज्जैन का नागरिक है। तो ऐसा लगता है कि उज्जैन का नागरिक अभी जो है वो दरकिनार किया गया है और भोपाल के स्तर पर ही व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो ये व्यवस्थाएं कितनी मुकम्मल होंगी ये समय आने पर ही मालूम पड़ेगा। जी ठीक है शैलेश महाराज जी, एक जो बात कही जा रही है घाटों को लेकर, अभी जो 29 किलोमीटर घाट का जो भूमि पूजन किया है मुख्यमंत्री ने, क्या लग रहा है एक बहुत बड़ी समस्या होती है? आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है क्योंकि हरिद्वार में आपने देखा क्या व्यवस्थाएं रहीं, प्रयागराज में देखा क्या व्यवस्थाएं रहीं, अब मध्य प्रदेश में जो व्यवस्थाएं कर रही है सरकार, घाटों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और ठीक से लोग स्नान नहीं कर पाते। क्या लग रहा है जो भूमि पूजन हुआ है, 29 किलोमीटर घाट का निर्माण होगा, तो ये जो समस्या है इसका हल कहीं ना कहीं हो पाएगा? देखिए स्पष्ट है वो प्रयास है, किंतु इस प्रयास का जो क्रियान्वयन है वो क्रियान्वयन के अंदर बेहद ईमानदारी की आवश्यकता है। साथ में फिर से एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करने की आवश्यकता है कि कौन सा घाट कैसा। देखिएगा हरिद्वार की तुलना हम उज्जैनी से नहीं कर सकते। गंगा का पाट, उसका जो भौगोलिक परिवेश वो अलग है, प्रयागराज का बेहद व्यापक है, वहीं पे नासिक का बिल्कुल अलग है, और उज्जैनी का तो जहाँ त्रिवेणी के ऊपर एक लोटा जल लाने के लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, तो यहाँ का भौगोलिक परिवेश, यहाँ की सुविधा अलग है। रही बात हम इनके जैसे उद्घाटन की बात कर रहे हैं, तो उसका मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि वाकई में वो एक बहुत अच्छी योजना है, किंतु उसके अंदर ये देखना होगा कि उज्जैनी का अस्तित्व कहाँ से है। अवंतिका, उज्जैनी, आर्याक की नगरी, या इसे जो भी हम प्राचीनतम नाम दे, उसका केंद्रक है महाकालेश्वर। दूसरा विषय यह है कि यहाँ पर विक्रमादित्य यहाँ के राजा थे, उनके भिन्न नवरत्न थे, उनके अलग अलग शिक्षाविद थे, शपणक थे, आर्याक थे, शंकु थे। तो मेरा ऐसा निजी प्रस्ताव ये रहेगा कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के घाट के बाद में हम उस 1 किलोमीटर के घाट के बाद की परिधि को हम भिन्न नाम दे करके, भिन्न व्यवस्था दे करके उसे एक श्री क्षेत्र बना सकते हैं। जैसा अयोध्या का श्री क्षेत्र किसी युग में रहा, द्वारका का श्री क्षेत्र किसी युग में रहा। अन्यथा क्या होगा कि हम नगर के अंदर प्रवेश के जितने मार्ग है, मक्सी रोड का मार्ग है, हमारे देवास रोड का मार्ग है, बड़नगर रोड का मार्ग है, इंदौर रोड का मार्ग है, इन सभी मार्गों का आप मान करके चलिएगा कि ये पंच आगम पच निर्गम है। इन पंच आगम निर्गम की व्यवस्था हम नहीं करेंगे तो हम कितने भी घाट बना लें, हमारे यहाँ पे मॉब कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं अव्यवस्था को या किसी हादसे को आमंत्रण देगा। तो बहुत सटीक चीजें हैं। देखिए हमने प्रशासकीय अधिकारियों के भरोसे सारे कुंभ करके देख लिए और उनके अंदर होने वाली अव्यवस्थाएं देख ली। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो बुद्धि नहीं रखते, किंतु ये ध्यान रखना होगा ब्यूरोक्रेट्स के अंदर कहीं न कहीं निस्वार्थ भाव का अभाव कहीं न कहीं देखने में आ रहा है। यदि वो निस्वार्थ होते तो निश्चय ही योग्य साधुजन या पढ़े लिखे लोगों को, पत्रकारों को, वहाँ के निवासियों को साथ में लेकर के, जैसे निरुक्ति जी ने बोला कि स्थानीय स्तर के जो अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने कुंभ को, सिंहस्थ को अनुभव किया है, भोगा भी है, कहीं न कहीं पीड़ाओं को भी देखा है, तो उन सबको बैठाना चाहिए। और इस बैठाने में कहीं न कहीं शासन प्रशासन पिछड़ा साबित हो रहा है। चुनिंदा लोगों को हम साथ में रख लेंगे, जिन्हें सीधी लकीर खींचते नहीं आता है, वो सीधी लकीर की बातें करेंगे तो उचित नहीं है। जिन लोगों को अध्यात्म का अनुसंधान नहीं है, इतिहास का ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, उन लोगों के भरोसे हम यदि सिंहस्थ की बातें करेंगे तो कहीं न कहीं हमारी असफलता होगी। इतना बड़ा आयोजन है, हम सबका गौरव है, हम सबके लिए एक अवसर है। उस अवसर के लिए सिर्फ 2.5 साल बचे। आपने 3 साल बोला, 3 साल नहीं बचे, 2.5 साल भी नहीं बचे यदि कहा जाए तो बेहद कम समय है। अभी भी नहीं जागे, ध्यान रखिएगा, सवेरा नहीं होगा। बेहद बड़ी चुनौती हमारे समक्ष जिसे कह सकते हैं सुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ी है, क्योंकि असफलता कहीं ना कहीं हमारे सामने दिखती है। तो अब हमें चाहिए कि हम जितने एक्सपर्टाइज्ड हैं, हमारे जितने विशेषज्ञ हैं, उन लोगों को तत्परता के आधार पर बुलाएं, उन्हें मुक्त जिसे कहते फ्री हैंड थे, वो फ्री हैंड के आधार पर चले। सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी कुंभ नहीं कर सकती, या ब्यूरोक्रेट्स को जानना होगा, ये शासन को जानना होगा।
ठीक है निरुक्त सर, आप इत्तेफाक रखते होंगे शैलेश जी की बात से, जो वो कह रहे हैं कि जो उज्जैन वासी हैं उनके सुझाव लिए जाएं, जो लोकल स्तर पर लोग रह रहे हैं धार्मिक नगरी में उनके सुझाव लिए जाएं, साधु संतों के सुझाव लिए जाएं। और इतने सालों से हम देख रहे हैं जो असुविधा होती है, 12 साल पहले भी जो सिंहस्थ हुआ उसमें जो प्रॉब्लम्स हुई, जो चैलेंजेस आए, कहीं ना कहीं उनसे सीख लेनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको? जी जी जी, वो पुराने अनुभवों से सीख लेना ही चाहिए और भविष्य की और वर्तमान की क्या आवश्यकता है उसके अनुरूप प्लानिंग की जाती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि उज्जैन में जो सिंहस्थ के कार्य चल रहे हैं वो किसी बहुत पूर्व नियोजित तो तैयारी के तहत नहीं चल रहे हैं। ऐसा कोई मास्टर प्लान देखने में नहीं आ रहा है कि इसका मास्टर प्लान क्या है। प्रतिदिन नई नई घोषणाएं होती हैं और घोषणाएं भी ऐसी होती हैं कि निर्माण कार्य कराए जाएंगे, तो निर्माण कार्य कराने मालूम पड़ रहा है कि कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। पूरा शहर जो है खुदा पड़ा हुआ है, पूरा शहर में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं मालूम नहीं पड़ रहा है कि कोई सिरा नहीं मिल रहा है, ना कोई सिरा है ना कोई पाया है। मतलब ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कौन सी योजना कौन डिपार्टमेंट बना रहा है। सरकार, केंद्र सरकार का जो विभाग है, जो स्टेट गवर्नमेंट के विभाग हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, इन लोगों में तालमेल का अभाव देता है। इसका परिणाम ये आ रहा है कि पूरा शहर में जो है अनियोजित ढंग से कार्य किए जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाना है तो कहाँ के हटाना है, कब हटाना है, कैसे हटाना है, इसको लेकर कोई स्ट्रेटेजी सामने नहीं आती है। और जहां तक सिंहस्थ की तैयारी की बात है तो तैयारियां बहुत व्यापक तौर पर चल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दिखाई देता है शहर में। लेकिन जिस प्रकार का व्यवस्थित तरीके से उनको किया जाना चाहिए वो उसका अभाव दिखता है। मजे की बात है कि सिंहस्थ का जो मेला कार्यालय है या मेला प्राधिकरण है उसका कोई गठन नहीं हुआ है अभी तक। तो विभाग अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं और इन विभागों में आपस का जो कोऑर्डिनेशन है वो अगर बहुत पुख्ता होता तो कहीं ना कहीं चीजें हमको अच्छी दिख सकती थी। लेकिन अभी भी अब समय है, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो जो है उज्जैन में सिंहस्थ मेला कार्यालय को पूरा द्रुत गति से और पूरी पावर दे करके, शक्ति दे करके उसको यहाँ स्थापित करें और वो जो है 24 घंटे कार्य करे। तभी जो प्लानिंग की गई है या जो आवश्यकताएं हैं या जो चुनौतियां एक प्रकार की नहीं है। चुनौतियां आसमान से भी है तो चुनौतियां पानी में भी है और चुनौतियां सड़क पे भी है। चारों तरफ की चुनौतियां हैं। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब उज्जैन में सिंहस्थ भरता है, जब महापर्व होता है, तो उस समय लगभग 42 से 46-47 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। अर्थात गर्मी में किस प्रकार की समस्या होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हेल्थ को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, मतलब काफी चुनौतियां हैं। उसको लेकर सरकार को एक बहुत गंभीरता से एक मास्टर प्लान बना करके सामने सर, आना आपको याद होगा प्रयागराज में जब महाकुंभ लगा था तो जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे तो उनकी ओर से ये बात कही गई थी कि कुछ अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, देख रहे हैं क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, उसी हिसाब से उज्जैन में भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो क्या लग रहा है जो अनुभव वहां से लिए जाएंगे, जो तैयारियां वहां पर हुई उससे सीख लेकर अगर धरातल पर यहाँ पर काम किया जाता है तो कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा? ये प्रयागराज का मामला अलग है। प्रयागराज जो है नदी किनारे होता है, ठंड में होता है। ये जो है उज्जैन का क्षेत्र जो है वो यहाँ पर जो है जमीनी इलाका है, पूरा जमीनी इलाका है यहाँ पर। और यहाँ पर महाकाल मंदिर या अन्य जो मंदिर है, धार्मिक स्थल हैं, उसको लोग देखना जाना चाहते हैं। और सिंहस्थ क्षेत्र जो रहता है करीब करीब आप समझिए कि 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंहस्थ भरता है। तो उस क्षेत्र में जाने के लिए अलग अलग सेक्टर बनते, करीब 6 सेक्टर रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र रहते हैं। उन सेक्टर में जाने के लिए जहाँ पर बड़े बड़े साधु संत, अवधूत और महान हस्तियां वहां पर आती हैं, उनके प्रवचन होते हैं, उनके लोग दर्शन करना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं लोग। लेकिन कोई इसी कोई सुव्यवस्थित प्लानिंग हमको दिख नहीं रही है कि एक आदमी चाहे तो मंगलनाथ क्षेत्र भी चले जाए या एक आदमी चाहे तो चिंतामणि क्षेत्र में भी चले जाए, या कोई आदमी आए तो जो बाहर से आगंतुक आएंगे वो दत्ताखाड़ा क्षेत्र में चले जाए, महाकाल में भी चले जाए, अंगारेश्वर में चले जाए या मंगलनाथ क्षेत्र में चले जाए। इस प्रकार का अभी जो है ऐसा प्लानिंग नहीं लग रहा है। सरकार ये चाह रही है कि जो भी आ रहा है व्यक्ति, चाहे वो रेल से आए या सड़क मार्ग से आए, वो आए और वो भले उसको 27 किलोमीटर 28 किलोमीटर उज्जैन से दूर जो है 15 किलोमीटर दूर हम उसको स्नान करा दें और उसको वापस कर दें। जनता आती है, वो सोचती है कि हम महाकाल जी के दर्शन भी करेंगे, यहाँ पर हम कल्पवास भी करेंगे, यहाँ पर जो है हम साधु संतों के आशीर्वाद लेंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे। इस तरीके की रणनीति पर काम होगा तो फिर बहुत व्यापक इस सिंहस्थ को हम अलौकिक और बहुत व्यापक और सुंदर कह सकेंगे। अभी तो ये ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक इवेंट बाजी का काम चल रहा है। शैलेश जी, आप क्या कहेंगे? मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, महाराज जी, आप पिछली बार भी सिंहस्थ पहुंचे थे, वहां पर आपने क्या व्यवस्थाएं देखी थी? इस बार जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है उज्जैन की अगर हम बात करें, क्योंकि धार्मिक नगरी है, यहाँ पर इतने सारे मंदिर हैं,
वहां पर लोग पहुंचते हैं इतनी ज्यादा संख्या में, क्या लग रहा है इस बार जरूर थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा? और पिछले बार के अनुभव से क्या सीख सरकार को लेनी चाहिए और क्या असुविधा हो सकती है इस बार अगर बात करें तो? देखिए, देशकाल परिस्थिति में कुंभ का, सिंहस्थ का स्वरूप बदलता आया है, बदलता रहेगा। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहां पर जो कच्चे टेंटों के अंदर, जो कच्चे मिट्टी के बने हुई झोपड़ियों के अंदर कुंभ लगता था, आज वो बड़े बड़े पांडालों के रूप में परिणित हो रहा है। पिछले कुंभ में आपने देखा कि इतनी भयावह गर्मी गिरी और शिप्रा के अंदर जल की स्थिति सबको मालूम है क्या थी और कितना उसके अंदर प्रदूषण था। उसको रहते हुए मुझे ध्यान है नीचे हमारे कैंप के अंदर 250 जापानी बीमार पड़े और उनके इलाज के लिए हमें भागा दौड़ी करनी पड़ी। ये बात सही है कि शासन ने चिकित्सा की व्यवस्था में बेहद मदद करी। तो ये हमें संदेश तो जाता है कि जहां पर जैसे निरुक्त जी ने बोला प्रयागराज का कुंभ ठंड में लगता है, उस ठंड में या हरिद्वार का कुंभ रहेगा तो वहाँ की भौगोलिक परिवेश अलग है, वहीं पे नासिक का भौगोलिक परिवेश अलग है। सबसे ज्यादा एपिडेमिक या जिसे कह सकते हैं हैजे की संभावना, बीमारी की संभावना जो उत्पन्न होती है वो उज्जैनी में होती है, क्योंकि यहाँ का तापमान बेहद उच्चतम होता है। और उस स्थिति के अंदर यदि हम उनको उचित सुविधा नहीं दे पाए, चिकित्सा हो, रहवास की हो या उनके अंदर प्रवेश की हो, तो बेहद परेशानी आएगी। क्योंकि प्रयागराज के अंदर इस बार जो अव्यवस्था कुछ देखने में आई थी, उसके अंदर कई लोगों को हमने बीमार होते हुए देखा। ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर बैरिकेटिंग तक का उनके पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं था। तो झुंसी ब्रिज के ऊपर जो हादसा हुआ उसके लिए तो निश्चित तौर पर मैं चिल्ला करके बोला था कि हादसा होगा और हुआ। उसका कारण है कि आपका अनुभव कहता है कि भीड़ को रोका जाए तो उसके अंदर सफोकेशन बढ़ता है, उसके अंदर बगावत बढ़ती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वर्तमान व्यवस्था को लेकर के आक्रोश बढ़ता है, चाहे वो स्वयं के शारीरिक अस्तित्व की क्यों ना हो। तो भगदड़ मचती है। तो इस बार हमें इन सब बातों से शिक्षा लेकर के कुछ बातें सोचनी होंगी। हमारे 5 मार्ग जो मैंने कहे, उन 5 मार्ग को 8 लेन बनाना होगा, जिसके लिए समय करीब करीब असंभव है, किंतु फिर भी 6 लेन 4 लेन से कुछ नहीं होना है, हमें 8 लेन बनाना होगा। हमारे सैटेलाइट टाउन जो है उनको इस प्रकार से बनाना होगा कि वहां तक चाहे चौपहिया हो चाहे पैदल हो, दोनों की अलग अलग व्यवस्था से वो लोग पहुंच पाए। साथ में आंतरिक जो हमारा आवागमन है इंटरनल, उनको बेहद सुव्यवस्थित करना होगा, जिस हेतु मुझे कहीं से कहीं तक कोई अंदाजा नहीं लग रहा है कि शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमें कोई आमंत्रण नहीं है सुझाव का, नहीं कोई स्मार्ट सिटी की तरफ से या सीएस प्राधिकरण की तरफ से हमें कोई सुझाव के लिए आमंत्रित किया गया है। तो बेहद चिंतित इस अवस्था में हमें है। जी निरुक्त जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। जो महाराज जी ने एक बात कही कि 6 लेन 4 लेन से काम नहीं चलेगा, 8 लेन, क्या लग रहा है ये संभव हो पाएगा इतने कम समय में? इसके साथ ही शिप्रा नदी की जो वो बात कर रहे हैं कि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बना था और गर्मी के समय में ये सिंहस्थ लगता है, ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी जोर देने का काम सरकार को करना होगा। जी जी जी, वो तो बिल्कुल करना ही है। ये देखिए, पिछली बार जब 2016 में सिंहस्थ हुआ था, उस समय भी बात हुई थी कि जो उज्जैन के जो समस्त पहुंच मार्ग हैं, करीब 6 से 7 पहुंच मार्ग हैं जो उज्जैन को प्रमुख मार्गों, प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं। उन 6 और 7 मार्गों को 4 लेन में 4 लेन में बदलने की बात हुई थी, लेकिन सिर्फ इंदौर मार्ग छोड़ दें तो कोई भी मार्ग 4 लेन नहीं हुआ था। अब इनमें से अधिकांश मार्ग 4 लेन हो रहे हैं, लेकिन आज मांग है 6 और 8 लेन की। तो आप देखिए कि हम जो है करीब 10 साल पिछड़ रहे हैं। और जहाँ तक शिप्रा नदी की बात है, शिप्रा नदी में आज आचमन करना, डुबकी लगाना असंभव जैसा है, इतनी भयंकर प्रदूषित है। 8 महीने 10 महीने 8 साल 10 साल कुंभ के सिंहस्थ के बाद शिप्रा नदी बेहाल हो जाती है। पूरे साल भर में लगभग 15 से 20 पर्व स्नान होते हैं, बड़े बड़े पर्व स्नान होते हैं, लाखों की संख्या में देश भर से लोग स्नान करने उज्जैन में आते ही रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि उस समय जो है वो बहुत निराश होते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है, उनकी धार्मिक भावना आहत होती है। तो सरकार जो है सिर्फ सिंहस्थ के लिए, सिर्फ उस समय जो है एक वॉश आउट करने के लिए, एक दिखाना के लिए 1-2 महीने पानी अच्छा कर देंगे, उस रणनीति पे काम कर रही है। दीर्घकालीन योजना जो हमेशा उज्जैन को या सिंहस्थ को या महाकाल मंदिर को या शिप्रा नदी को लेकर कोई एक दीर्घकालीन प्लानिंग करके हमेशा एक जैसा ही रहे, जैसा मोहन जी कह रहे हैं, और वो काफी प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, काफी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये अगर
स्थायी रूप में अगर ये सब व्यवस्था रहेंगी तो बिल्कुल उज्जैन सर, का कहीं ठीक बात जलालाभ आप कह होगा। रहे हैं कि प्रयास तो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कितना असर इन प्रयासों का देखने को मिलेगा, इसके लिए तो ये समय ही बताएगा जब सिंहस्थ का मेला लगेगा और उसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। शैलेश महाराज जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए। इसके साथ ही निरुक्ति जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। तो नमस्कार। सिंहस्थ को जय लेकर श्री बात कर महाकाल। रहे थे। सरकार जिस तरीके से लगातार प्रयास कर रही है सिंहस्थ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए, लेकिन धरातल पर कई चुनौतियां हैं। 2.5 साल का समय बचा हुआ है। अब सरकार कैसे दिव्य और भव्य बनाती है सिंहस्थ को, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।